हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अनुज नैन। साइंस बाय अनुज नैन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी एक नई वीडियो है और वीडियो में जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो होगा जीवन उत्पत्ति। सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे। कल हमने अपने जो वीडियो डाली थी, पहली वीडियो, उसके हमने आप सभी से क्वेश्चन भी दिए थे। उम्मीद है आप सभी ने सही जवाब दिए और आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया काफी अच्छा समझ में आ रहा। ठीक है, इसी के साथ हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, जीवन उत्पत्ति। जीवन उत्पत्ति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ ओरिजिन। देखिए, हम सभी को पता है जब कोई जीव उत्पन्न होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं। वे कैसे होते हैं देखेंगे। सबसे पहले जब जीवन उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले बना परमाणु। परमाणु से फिर बना अणु। अणु से बने कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। उसके बाद बना कोशिका। और कोशिकाएं भी दो प्रकार की थी, एक थी पादप कोशिका, दूसरा था जंतु कोशिका। कोशिका के बाद जो अगला स्टेप आया उससे बने उत्तक। इसके बाद बना उत्तक तंत्र। फिर 7वें नंबर पर आया अंग और फिर 8वें नंबर पर आया अंग तंत्र। 9वें नंबर पर आया जीव। जीव के बाद अगला जो भाग आया जीवन उत्पत्ति का, उसको बोला गया क्या? समुदाय। समुदाय के बाद आया पारितंत्र। पारितंत्र के बाद पारितंत्र को 3 भागों में बांटा गया, जल, थल, वायु। पारितंत्र के बाद जो अगला भाग आया उस भाग को बोला गया पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आई आकाश गंगा और आकाश गंगा के बाद हमारा अंतिम भाग आया ब्रह्मांड। ये जीवन उत्पत्ति के कुछ मुख्य भाग थे जो स्टेप बाय स्टेप या पद बाय पद जीवन की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले देखते हैं पहला भाग, जिसको बोला जाता है परमाणु। परमाणु को अंग्रेजी में एटम बोलते हैं। दूसरा भाग था अणु। अणु को अंग्रेजी में मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसके बाद आया कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड और अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। उसके बाद चौथा भाग आया हमारा कोशिका। कोशिका को सेल बोलते हैं। सेल भी 2 प्रकार की थी, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका को प्लांट सेल और जंतु कोशिका को एनिमल सेल बोला जाता है। इसके बाद 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट था उत्तक, जिसको अंग्रेजी में टिश्यू बोलते हैं। इसके बाद आया हमारा उत्तक तंत्र, जिसको टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद आया अंग, जिसको ऑर्गन बोलते हैं। इसके बाद हमारा 8वां पॉइंट आया अंग तंत्र, जिसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद हमारा 9वां टॉपिक आया या 9वां पॉइंट था या पद था जीव, जिसको क्या बोलते हैं? जीव को जीव बोलते हैं या कोई भी क्या बोल सकते हैं, इसको लाइफ स्ट्रीम बोल देंगे। इसके बाद 10वां आया हमारा क्या? समुदाय, जिसको सोसाइटी बोलते हैं। इसके बाद आया हमारा 11वां पद। इसके बाद हमारा 11वां पद आया जिसको बोलते हैं पारितंत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इको जो सिस्टम था वो भी 3 भागों में बटा हुआ था, जल पारितंत्र, थल पारितंत्र, पारितंत्र, थल
पारितंत्र और वायु पारितंत्र। जल पारितंत्र को वाटर इकोसिस्टम, थल पारितंत्र को ग्राउंड इकोसिस्टम, वायु पारितंत्र को एयर इकोसिस्टम बोला जाता है। इसके बाद 11वीं के बाद जो हमारा 12वां पद आता है, इसको बोलते हैं पृथ्वी अर्थ। 13वां पद आता है आकाशगंगा, और उसके बाद 14वां हमारा पद आता है ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स। आकाशगंगा को आकाशगंगा बोलते हैं। अब हम पद बाय पद एक को लेकर चलेंगे और उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इन 118 तत्वों को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों में रखा गया है, जो कि आप सभी ने मेंडलीव की दी गई या मॉडर्न मेंडलीव आवर्त सारणी में आप सभी ने देखा भी होगा, जो मोजले की दी गई है, लेकिन मेंडलीव को क्या है, समर्पित है। अब हम बात करें परमाणु की। परमाणु होता क्या है? वह सूक्ष्म कण जिसको किसी भी भाग में या किसी भी भाग में ऐसे लिखेंगे, वह सूक्ष्म कण जिसको किसी भी भाग में नहीं तोड़ा जा सकता है, परमाणु कहलाता है। देखो, जब शुरुआत में परमाणु की स्टडी करी गई या खोज करी गई, तो उस समय यह माना जाता परमाणु को किसी भी सूक्ष्म भाग में, परमाणु एक ऐसा भाग है या किसी भी चीज का, जैसे हमारा मार्कर है, इस मार्कर का वह छोटे से छोटा टुकड़ा जिसको क्या ना किया जा सके, डिवाइड ना किया जा सके या तोड़ा ना जा सके, या इसका वह छोटे से छोटा भाग जो सबसे सूक्ष्म हो, क्या कहलाऊगा? परमाणु कहलाऊगा। अब हमारी जो पीरियोडिक टेबल है या आवर्त सारणी है, उसमें 118 तत्व हैं। 118 के 18 तत्व जब तक सिंगल अवस्था में है तो क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन आदि। ये सभी क्या है? ये सभी परमाणु। क्योंकि परमाणु क्या होगा? परमाणु एक तो कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, दूसरा इसको किसी भी भाग में डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में, जैसा कि आप सभी को पता है, बाद में बहुत सारी खोजें हुई, खोजों से पता चला कि परमाणु को भी 3 भागों में तोड़ा जा सकता है। या हम कह सकते हैं परमाणु के 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर की ओर जो बाह्य कक्षाएं होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, और जो परमाणु का क्या होता है? नाभिक, जिसको केंद्रक या न्यूक्लियस या सेंटर भी बोलते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे रहते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है। प्रोटॉन ये होगा आपका क्या? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब है बैलेंस, अर्थात इसके ऊपर ना कोई प्लस का चार्ज हो ना माइनस का चार्ज। इसके लिए परमाणु कक्षक बढ़ने के लिए भी नियम दिए गए हैं, आप सभी को ये पता होगा। ये जो नियम है, परमाणु कक्षक बढ़ने का रूल है 2, 8, 18, 32, जिनको K, L, M, N ये भी बोलते हैं। इनके ऊपर भी हम अभी तो ये बहुत डीप है इसलिए हम इसे बता नहीं सकते, लेकिन इनके ऊपर भी हम जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे, तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि जो परमाणु है उसके अंदर 4 कक्षक पाए जाते हैं, K, L, M, N, जिनमें 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये बात की हुई हमारी अब तक किसकी? परमाणु की। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं अपना। हमारा अगला पॉइंट क्या है? अणु। नंबर 2 अणु।
वह सूक्ष्म कण जो 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। एग्जाम्पल H2 O2 CO2 H2। या हम इनको भी लेते, हम केवल ज्यादा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल 1 या 2 एग्जांपल ही बताएंगे अगर बोर्ड परीक्षा में होगा। ये आपके 10वीं और 12वीं सभी के लिए, 11वीं के लिए बेस है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको जीवन उत्पत्ति के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप साइंस को अच्छे से नहीं समझ सकते। अणु, अणु का एग्जांपल क्या होगा? वह है सूक्ष्म कण जो 2 या 2 से अधिक किससे? परमाणु से। परमाणु क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा क्या मिले हुए हैं? परमाणु मिले हुए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ। तीसरा हमारा पॉइंट है कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। यह हमारा तीसरा पॉइंट होगा, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ। वे सभी पदार्थ जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। दोबारा फिर से देखेंगे, कार्बनिक पदार्थ वे सभी पदार्थ जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात धरती पर वे सभी पदार्थ जिनमें किसी ना किसी रूप में क्या पाया जाए? कार्बन पाया जाए, वे सभी क्या कहलाएंगे? कार्बनिक पदार्थ। एग्जाम्पल CH2 CO2 आप ले लेंगे C2H5OH, या लकड़ी, कोयला। ठीक है, वे सभी पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाए, ये सब क्या कहलाएंगे? कार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। इसकी एक अन्य परिभाषा हो रहा है, साथ में ये उसको भी देखते हैं। और वे सभी पदार्थ जिनमें राख के रूप में या अवशेष के रूप में कुछ भी बच जाता है, कुछ भी बच जाता है, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल था क्या? CH2 या क्या CH3 या CH4। आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं CH4। CH2 भी मीथेन है, CH4 भी आपका मीथेन है। जैसा कि हमने बताया था, CH2 को भी क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, CH4 को मीथेन बोलते हैं। तो वे सभी पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाए वे कार्बनिक
और जिनमें कार्बन न पाया जा वे अकार्बनिक। एक डेफिनेशन आपकी ये होगी, एक परिभाषा, और एक डेफिनेशन या परिभाषा आपकी ये होगी। वे सभी पदार्थ जिनमें राख के रूप में या अवशेष के रूप में जो कुछ भी बच जा वे सभी क्या कहलाएंगे? वे सभी आपके कार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, अकार्बनिक। दूसरा है हमारा अकार्बनिक पदार्थ। वे सभी पदार्थ जिनमें अवशेष के रूप में कुछ भी न बचे, कुछ भी न बचे, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं वे सभी पदार्थ जिनमें कार्बन न पाई जाए अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लेंगे क्या? सीएनजी, पेट्रोल, एलपीजी, ईटीजी। अर्थात वे सभी पदार्थ जो जलने के बाद पूर्ण रूप से क्या हो जाए, या हम कह सकते हैं वे सभी पदार्थ जो पूर्ण रूप से जल जाएं क्या कहलाएंगे? वे सभी कहलाएंगे अकार्बनिक पदार्थ। और जो जलने के बाद कुछ न कुछ अवशेष के रूप में छोड़े वे कहलाएंगे क्या? कार्बनिक पदार्थ। तो सीधी सीधी डेफिनेशन है, जो जलने के बाद कुछ भी अवशेष के रूप में छोड़ रहे वे सभी हैं कार्बनिक पदार्थ, और जो जलने के बाद अवशेष के रूप में नहीं छोड़ रहे वे सभी क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। इसी के साथ हम अपना नंबर लेते हैं 4। नंबर 4 है हमारा कोशिका, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल। कोई बता सकता है? देखो, जैसे आप सभी को पता ही है, क्या बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने छोटी क्लासों में पढ़ाई है, 9th क्लास में भी इसके बारे में डीपली है, और वैसे भी छोटी क्लासों में बताया गया सेल क्या है, कोशिका क्या है। शरीर की सबसे छोटी इकाई जो शरीर के सभी रचनात्मक एवं कार्यात्मक कार्य पूर्ण करती है, कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। जैसे आप सभी जानते हैं, कोशिका क्या है? शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या सबसे छोटी इकाई, जिसका काम क्या है? रचनात्मक, अर्थात स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों कार्य कौन करेगी? सेल करेगी या कोशिका करेगी। शरीर की सबसे छोटी इकाई जो शरीर के सभी रचनात्मक, कार्यात्मक कार्य पूर्ण करती है, अर्थात शरीर को रचना देना, उसके सभी कार्यों को करना, ये सभी कार्य किसके होंगे? कोशिका के। शरीर की सबसे छोटी इकाई जो शरीर के सभी रचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, कार्यात्मक वर्किंग कार्य पूर्ण कराएगी, क्या कहलाएगी? कोशिका कहलाएगी। कोशिका की ये बोले सबसे पहले खोज करने वाले कौन थे? कोशिका की खोज की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, और कब की थी? 1665 ईस्वी में। अब हम देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना
कोशिका की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। इसको हम लिखते हैं कोशिका की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। इस तरीके से कोशिका की संरचना होती है। यह एक भाग होता है एक कोशिका, जिसे सिंगल सेल कहते हैं। और ये क्या है? एक से अधिक कोशिका। वे सभी जीव जिनमें सिंगल कोशिका पाई जाती हैं वे एक कोशिके, और जिनमें एक से ज्यादा कोशिका पाई जाती हैं वे बहुकोशिके। अगर किसी में एक सेल पाई जाए और उसके शरीर के सभी कार्य वो सिंगल सेल करे तो उसको बोल रहे हैं क्या? एक कोशिका। और वे सभी जीव जिनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाए और वे सभी कोशिकाएं अलग अलग रूप में कार्य करें क्या कहलाऊंगी? बहुकोशिका। जैसे ये एक भाग है तो उसको एक कोशिका, एक से ज्यादा है तो बहुकोशिके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो कोशिकाएं बनी उनके द्वारा भी दो प्रकार के जीवों का जन्म हुआ। एक वे जो एक कोशिका थी, एक वे जो बहुकोशिका थी। एक कोशिका जीव अर्थात यूनिसेलुलर, बहुकोशिका जीव अर्थात बाइसेलुलर। एक कोशिका जीव वे हैं जो जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। बहुकोशिका जीव वे हैं जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भालू। ये सब क्या है? बहुकोशिका जीवों के उदाहरण है। तो हम सबने देख लिया किस प्रकार से कोशिका अपना कार्य करती है। फिर इसके बाद आप देखते हैं कोशिका के बाद कोशिका को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में। पहला भाग है पादप कोशिका, वे कोशिकाएं जिनके द्वारा पादपों, ब्रैकेट में लिख लेंगे, पेड़, पौधे, पादपों अर्थात पेड़ पौधों का निर्माण हुआ। वे सभी कोशिकाएं पादप कोशिकाएं कहलाएं। दूसरा भाग है जंतु कोशिका या एनिमल सेल। वे कोशिकाएं जिनके द्वारा जंतुओं का जन्म हुआ, वे जंतु कोशिका कहलाई। अब जंतु कोशिकाएं भी दो प्रकार की थी। एक वे कोशिकाएं जिनको हम प्राचीन कोशिका कह सकते हैं, जैसे यूकैरियोट्स। एक वे जो अब है नई कोशिकाएं, उनको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स प्रो माने पुरानी कोशिका है, यूकैरियोट्स माने नई कोशिका है। या वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों ओर क्या पाया जाए? एक केंद्रक आवरण पाया जाए, या सेल मेम्ब्रेन बोल देंगे जिसको, सेंट्रल मेम्ब्रेन पाई जाए, वे यूकैरियोट्स। और जो इनमें नहीं पाए जाए वे प्रोकैरियोट्स अर्थात ओल्ड सेल। इस प्रकार से हमने पढ़ लिया किस प्रकार से कोशिका से पादप कोशिका और जंतु कोशिकाएं बनी। इसके बाद हम अगला टॉपिक अपना 5वां हेडिंग देखते हैं। 5वां हेडिंग है हमारा ऊतक, जिसको अंग्रेजी में टिश्यू भी बोलते हैं। ऊतक है क्या? इसकी परिभाषा देखते हैं। कोशिकाओं के
संगठन को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के संगठन को उत्तक कहते हैं। अर्थात सेल का जो एक से ज्यादा, जब एक या एक से ज्यादा सेल एक साथ मिल जाती है तो किसका जन्म होता है? उत्तक का। अर्थात टिश्यू कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? टिश्यू कॉम्बिनेशन को उत्तक कहा जाता है। एग्जाम्पल, त्वचा, रक्त, मांस, ये सभी क्या है? ये सभी उत्तक के भाग हैं। इसके बाद हम देखते हैं उत्तक तंत्र। छठा हमारा भाग है उत्तक तंत्र। जब एक या एक से अधिक उत्तक एक साथ मिलकर किसी कार्य को पूर्ण करते हैं, उत्तक तंत्र कहलाता है। जब एक या एक से अधिक उत्तक एक साथ मिलकर किसी कार्य को पूर्ण करते हैं तो क्या कहलाता है? उत्तक तंत्र कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल आप देख सकते हो। क्या होगा? त्वचा, इसमें भी ये त्वचा ही होगी। त्वचा का अगर छोटा भाग है तो वो क्या है? टिश्यू है या उत्तक है। वहीं पर अगर त्वचा का कोई बड़ा भाग है तो वो किससे मिलकर बना है? वो उसी उत्तक से बना है। अब उत्तक भी दो प्रकार के हो सके हैं, जैसे प्लांट में दो प्रकार के होंगे, स्थायी उत्तक, विभोज्य उत्तक। स्थायी उत्तक वे जो एक स्थान पर स्थिर हो जा, और विभोज्य उत्तक वे जो कि स्थान पर स्थिर न हो। अर्थात स्थायी उत्तक और विभोज्य उत्तक। इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा क्या? अंग। अगला भाग है हमारा अंग। अंग को देखते हैं, अंग का काम क्या है? अंग का काम क्या है? अंग का काम है उत्तक तंत्र के संगठन को अंग कहते हैं। हर एक अंग का अपना एक पर्टिकुलर कार्य होता है जो वो अपने द्वारा ही क्या कर सकता है? पूर्ण कर सकता है। जैसे हम देखते हैं आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। हर बॉडी के वे पार्ट जो अपने कार्य को पूर्ण कर सके। जैसे आंख का कार्य क्या है? आंख का कार्य है किसी भी वस्तु को क्या करना? देखना। नाक का कार्य क्या है? किसी भी वस्तु की स्मेल को सूंघना। कान का कार्य क्या है? किसी भी चीज को सुनना। जीभ का कार्य है किसी भी वस्तु का स्वाद या टेस्ट बताना। त्वचा का कार्य है क्या? त्वचा भी हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा ये सब हमारी क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। और त्वचा का कार्य है किसी भी चीज को क्या करना? महसूस करना। त्वचा के द्वारा ही हम किसी भी चीज को महसूस करके बता सकते हैं कि कोई वस्तु ठंडी है, गर्म है या कैसी है। तो ये सब क्या है? ये सब एक अंग है। इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। क्या है? अंग तंत्र। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 8, अंग तंत्र। अंग तंत्र का क्या कार्य है? अंग तंत्र का आप देखते हैं। अंग तंत्र का कार्य है अंगों के संगठन को अंग तंत्र कहते हैं। अंगों के संगठन को क्या बोलते हैं? अंगों के संगठन को अंग तंत्र कहते हैं। देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? इसके एग्जाम्पल होंगे अंग तंत्र के क्या?
जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, कोमा कंकाल तंत्र, कोमा तंत्रिका तंत्र, कोमा जनन तंत्र, कोमा उत्सर्जन तंत्र, कोमा परिसंचरण तंत्र। कितने हो गए? पाचन हो गया, श्वसन हो गया, कंकाल हो गया, तंत्रिका हो गया, जनन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिसंचरण हो गया, और क्या होगा? और एक दो होंगे, वे आप देख लेंगे। जैसे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का कार्य क्या है? पाचन तंत्र का कार्य है किसी भी भोजन को क्या करना? पचाना या डाइजेस्ट करना। पाचन तंत्र के द्वारा, जैसे हमने पढ़ा है अपनी वीडियो में, हमने आपको बताया कि आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है। इसके द्वारा हम किसी भी भोजन को क्या करेंगे? खा लेंगे। खाने के बाद उसको खाने से लेकर उसको उत्सर्जित अर्थात एनस के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पाचन। दोबारा फिर से सुनेंगे। किसी भी भोजन को मुख से लगाकर एनस तक की जो पूरी प्रक्रिया होगी अर्थात उसको पचाने तक की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? पाचन तंत्र। श्वसन तंत्र, सांस लेने की प्रक्रिया, इनहेल एक्सहेल या निश्वसन श्वसन, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? श्वसन तंत्र। उसके बाद हम देखेंगे क्या? कंकाल तंत्र, हड्डियों की जो पूरी प्रक्रिया है। जैसे आप सभी को पता है हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। अर्थात अगर मानव शरीर में हड्डियां न होती तो शरीर क्या होता? एक आलू की तरह गोल, मांस का क्या होता है? मांस की आप बॉल बोल सको या कुछ भी ऐसे बोल दो, इस तरीके से एक संरचना होती। तो ये सब किसकी देन है? हमारे, जैसे आप सभी ने देखा होगा हर व्यक्ति की अपनी एक क्या हो? हर व्यक्ति की अपनी एक पर्टिकुलर आकृति हो, उसकी एक पर्टिकुलर पहचान हो, या उसकी एक क्या है? सभी व्यक्तियों में हर व्यक्ति अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। तो ये सब किसकी देन है? ये सब कंकाल तंत्र की देन है। इसके बाद हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है? तंत्रिका तंत्र का कार्य है शरीर को गर्मी, सर्दी, चोट, दुख, दर्द, जितनी भी चीजें हैं सब हम किसके द्वारा अनुभव करते हैं? तंत्रिका तंत्र। इसके बाद है जनन तंत्र। आप जानते हैं मानवों में दो प्रकार के जनन तंत्र पाए जाते हैं, एक मादा जनन तंत्र, एक पुरुष जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। पुरुष जनन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा बच्चे पैदा करने में सहायता की जाती है। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर का एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा आप जो भी खाना खाते हैं उसको वेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो, चाहे वो गैसीय फॉर्म हो, शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र। ऐसे ही आपका क्या है? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या है? परिसंचरण तंत्र, जब आप श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के द्वारा आपके शरीर में जो भी वायु ग्रहण की जाती है उससे वो वायु जो हमारे शरीर के लिए क्या है? लाभदायक है, जैसे O2, उसको फेफड़ों के द्वारा ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है और शरीर के द्वारा किए गए सभी कार्यों में जो CO2 बनी उसको फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात ऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन, इनहेल या एक्सहेल, इसके ये पूरी प्रक्रिया किसके अंदर आ जाएगी? परिसंचरण तंत्र। ऐसा मान सकते हैं परिसंचरण तंत्र का जो कार्य है वो मेन कार्य है हृदय का, और उसको भी हमने हृदय की एक वीडियो बना के डाली थी, आप जाकर कमेंट बॉक्स में उसमें देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में आपको हृदय परिसंचरण तंत्र के ऊपर वीडियो मिल जाएगी जिसमें इसके बारे में डीपली आपको बताया गया है। इसके बाद देखेंगे हमारा कहां तक हो गया? हमारा हो गया अंग तंत्र। अब हमारा 9वां पॉइंट है जीव। हमारा 9वां पॉइंट है जीव। जीव क्या? अंगों अंग तंत्र के संगठन को जीव या शरीर या बॉडी कहते हैं। अर्थात एक ऐसा संगठन जिसके अंदर क्या हो, या कोई ऐसी बॉडी जिसके अंदर सभी पर्टिकुलर अंग हो और वे सभी अपने क्या करें? अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हो, क्या कहलाता है? जीव कहलाता है।
अंग तंत्र हमने बताया था पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र। अर्थात इन सभी तंत्रों से मिलने से एक पर्टिकुलर जीव बने और वो जीव क्या स्वस्थ हो और वो सभी कार्यों करने में क्या हो सक्षम हो, क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। एग्जाम्पल मानव, गाय, भैंस, बकरी आदि, ये सभी क्या है? जीव हैं। ऐसे आप सभी जानते हो दुनिया में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। इसके बाद जीव, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है क्या? समुदाय। हमारा 10वां पॉइंट है समुदाय। समुदाय जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं सोसाइटी। समुदाय जीवों के, इसकी परिभाषा देखते हैं, जीवों के संगठन को समुदाय या सोसाइटी कहा जाता है। सोसाइटी कहा जाता है। सोसाइटी कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे आप सभी ने देखा होगा, अगर कहीं पर एक या एक से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, एक या एक से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वह समुदाय कहलाता है। जैसे व्यक्तियों की कोई सभा, क्लास में बच्चे, टीचरों का कोई संगठन या किसी यूनियन का कोई दल या फैक्ट्री में कार्य करने वाले वर्कर, ये सभी क्या है? एक समुदाय का हिस्सा है जहाँ पर एक या एक से ज्यादा व्यक्ति हो। जैसे एक साथ गाय की डेयरी खोल दी, भैंस की डेयरी खोल दी, या बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, ये सब क्या है? समुदाय या सोसाइटी के एक भाग है। तो आप सभी जानते हैं समुदाय क्या है, सोसाइटी क्या है, या आप इसको ध्यान से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जीवों के संगठन, जहां एक या एक से ज्यादा जीव हो, उनके संगठन के क्या बोलेंगे? समुदाय या सोसाइटी कहा जाता है। एग्जाम्पल, गायों का संगठन, मानव का संगठन। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं, पारितंत्र। पारितंत्र देखेंगे, 11वां पॉइंट है पारितंत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? इको सिस्टम। अब पारितंत्र क्या है? पारितंत्र 3 भागों में बटा हुआ है। जल पारितंत्र या वाटर इको सिस्टम, यह एक ऐसा तंत्र होता है, यह एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें पाए जाने वाले सभी जीव अपना जीवन जल के माध्यम से जीते हैं, जैसे हम शॉर्ट रूप में कह सकते हैं, वे सभी जीव जो किसी न किसी रूप में जल के द्वारा ही अपने सभी कार्यों को क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं, पूर्ण माध्यम से जीते हैं। क्या कहलाता है? पारितंत्र। जल पारितंत्र या वाटर इकोसिस्टम, यह एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें पाए जाने वाले सभी जीव अपना जीवन जल के माध्यम से क्या करते हैं? व्यतीत करते हैं या जीते हैं, या जल के माध्यम से ही वे क्या करते हैं? पूर्ण रूप से जीवन से मृत्यु तक किसी न किसी रूप में वे जल के द्वारा ही जुड़े रहते हैं। क्या कहलाता है? जल पारितंत्र या वाटर इकोसिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल, मछली, कोमा, जलीय घास, इसके बाद हम देखते हैं पारितंत्र का दूसरा भाग, जो क्या है? पारितंत्र 3 भागों में हमने आपको बताया था, एक जल, एक वायु, दूसरा क्या है इसका? वायु,
पारी तंत्र, इसको क्या बोलते हैं? एयर इको सिस्टम, एयर इको सिस्टम। अब ये एयर इको सिस्टम करेगा क्या, इसके कार्य क्या है, ये भी हम देखते हैं। जो एयर इको सिस्टम है वे सभी जीव जो अपने जीवन का अधिकतर समय वायु या एयर में रहकर पूर्ण करते हैं, एयर इको सिस्टम कहलाता है। एयर इको सिस्टम कहलाता है। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल, सभी पक्षी, कौवा, तोता, बाज, etc। वे सभी जीव जो अपना अधिकतर समय कहां पर व्यतीत कर रहे हैं, जो अपना अधिकतर समय वायु में या हवा में रहकर व्यतीत करते हैं, क्या कहलाता है? वायु पारितंत्र या एयर इकोसिस्टम कहलाता है। एयर इको सिस्टम कहलाता है। वे सभी जीव जो अपना अधिकतर समय वायु या एयर में रहकर पूर्ण करते हैं, एयर इको सिस्टम कहलाता है। जैसे सभी पक्षी, कौवा, तोता, बाज, अन्य पक्षी। ठीक है। इसके बाद आप अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है थल पारितंत्र। थल पारितंत्र, तीसरा पॉइंट है थल पारितंत्र, जिसको ग्राउंड इको सिस्टम भी कहा जाता है। इसके बारे में देखेंगे। वे सभी जीव जो अपने जीवन को पृथ्वी पर रहकर पूर्ण करते हैं या जमीन पर थल पारितंत्र या ग्राउंड इको सिस्टम कहलाता है। ग्राउंड इकोसिस्टम या थल इकोसिस्टम ऐसा सिस्टम या एक ऐसा माध्यम या एक ऐसा तंत्र जिसमें सभी जीव अपना जीवन कहां पर रहकर, पृथ्वी पर रहकर पूर्ण करते हैं या जमीन पर रहकर पूर्ण करते हैं, क्या कहलाता है? थल पारितंत्र या ग्राउंड इकोसिस्टम कहलाता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मानव एक ऐसा जीव है जो सभी स्थानों पर रह सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसको थल इकोसिस्टम का ही प्राणी माना जाता है। मानव, गाय, भैंस, बकरी, etc। यहीं पर एक नोट आता है, इसको भी ध्यान से देखें। उभयचर, वे जीव जो अपना अधिकतर समय जल या थल दो स्थानों पर बिताते हैं या व्यतीत करते हैं, स्थानों पर बिताते हैं या व्यतीत
करते हैं, उभयचर कहलाते हैं। एग्जाम्पल, उभयचर का एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपको पता है बत्तख, ठीक है, सांप, मगरमच्छ, ईटीसी। वे सभी जीव जो दो स्थानों पर रह सके, जैसे जल हो गया, थल हो गया, या ऐसा हो सकता है जल और वायु में रहे या वायु या जल में रहे, लेकिन अधिकतर जल और थल दो स्थानों पर जो मिलेंगे ये क्या कहलाएंगे? उभयचर कहलाएंगे। जैसे बत्तख है, सांप है, बत्तख है और सांप, स्नेक क्या कहलाएंगे? उभयचर कहलाते हैं। इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? हमारा अगला पॉइंट है पृथ्वी। 12वां पॉइंट है पृथ्वी। आप सभी जानते हैं पृथ्वी के बारे में। हमारा ग्रह क्या है? एक नीले रंग का ग्रह है। जब हम इसको अंतरिक्ष से, आकाश से देखते हैं तो नीले रंग का दिखाई देता है। आप सभी हमारे इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएं, पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या पृथ्वी नीले रंग की दिखाई क्यों देती है। जैसे अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आप देखेंगे पृथ्वी पारी तंत्र के सभी जीव एक साथ जिस स्थान पर रहते हैं उसे अर्थ या पृथ्वी कहा जाता है। देखो, तीन पारितंत्र है, जल, थल, वायु। वाटर क्या होगा आपका? वाटर, अर्थ एंड एयर। तीनों पारितंत्र के सभी जीव एक साथ मिलकर जिस स्थान पर रहेंगे वही स्थान क्या कहलाएगा? वही स्थान आपका पृथ्वी कहलाएगा। एग्जाम्पल, बत्तख, आपका कोई भी ले लो, मकड़ी, मच्छर, मानव, ईटीसी। अर्थात धरती पर पाए जाने वाले सभी जीव, चाहे वे किसी भी संघ से आते हो, संघ आर्थ्रोपोडा के हो, मोलस्का के हो, इकाइनोडर्म मेटा के हो, किसी के भी हो, मत्स्य के हो, सरीसृप वर्ग के हो, ठीक है, वे सब क्या कहलाएंगे? वे सभी पृथ्वी के जीव कहलाएंगे। और ये सभी अपना जीवन कहीं पर बिताएंगे? पृथ्वी पर ही बिताते हैं। इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? हमारा अगला पॉइंट है आकाश। हमारा तीसरा पॉइंट है आकाश गंगा, जिसको क्या बोला जाता है? देखिए परिभाषा, पृथ्वी, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी के स्थान पर आता है ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, तारे, ये सभी मिलकर आकाश गंगा, आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, तारे, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ये सभी मिलकर आकाश गंगा का निर्माण करेंगे। हमारी आकाश गंगा का नाम मिलकर
मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा का नाम। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। मिल्की वे है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा हैं। इससे पहले हम लोग पूरा पॉइंट देखते हैं। ब्रह्मांड पॉइंट नंबर 14, आकाश गंगा के संगठन को ब्रह्मांड, आकाश गंगा के संगठन को ब्रह्मांड कहा जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह अनुमान लगाया जाता है कि यह अनुमान लगाया जाता है कि ब्रह्मांड में 1 लाख या उससे भी ज्यादा आकाश गंगाएं पाई जाती है। देखो आकाश गंगा क्या है। आकाश गंगा को क्या कहा जाता है। आकाश गंगा को जो संगठन होगा वही क्या कहलाता है, वही ब्रह्मांड कहलाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि ब्रह्मांड में 1 लाख से भी ज्यादा क्या है, आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं। देखो जब हम जीवन उत्पत्ति पढ़ते हैं तो हमको पता लगता है कि जीवन की उत्पत्ति परमाणु से, आकाश परमाणु से ब्रह्मांड की ओर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि प्रारंभ में कोई ठोस, जैसे पत्थर की या लोहे की बोल ले ले, उसकी तरह कोई वस्तु थी, उसी से जीवन की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। वो जो सॉलिड बॉल थी वह किसी भी स्फोट के कारण फट गई और वे सॉलिड बॉल ही क्या कहलाई, ब्रह्मांड। जब वह बॉल फटी तो उसके फटने से किसका जन्म हुआ, उसके फटने से जन्म हुआ आकाश गंगा का। और एक आकाश गंगा के अंदर लगभग 1 लाख या 1 करोड़ से भी ज्यादा ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह पाए जाते हैं। अर्थात जो सॉलिड बॉल थी ब्रह्मांड, जब वो फटी उसके फटने से किसका जन्म हुआ, उसके फटने से जन्म हुआ आकाश गंगा का। और एक आकाश गंगा में लाखों या करोड़ों की संख्या में क्या ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह ये पाए जाते हैं। और उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी है। अर्थात हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के अलग भी कहीं ना कहीं क्या होगी, जीवन की उत्पत्ति होगी, या हमारे जैसे कहीं दूसरे जीव भी होंगे। हो सकता है वे किसी दूसरे तरीके के हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि कहीं ना कहीं हमारे जैसे दूसरे ग्रह भी होंगे, या ऐसे ग्रह भी होंगे जहां पर क्या हो सकता है, जीवन पाया जा सकता है। उन्हीं ग्रह में से फिर क्या हुआ, एक पृथ्वी पर 3 सिस्टम, उससे फिर क्या हुआ, समुदाय, फिर जीव, फिर अंग, फिर अंगतंत्र, फिर उत्तक तंत्र, फिर उत्तक, फिर कोशिका, फिर कार्बनिक, अणु, परमाणु। इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति। अर्थात जीवन उत्पत्ति का सबसे छोटा भाग परमाणु और सबसे बड़ा भाग ब्रह्मांड कहलाता है। लेकिन जब हम उन सबको पढ़ेंगे, ये 3 भाग, परमाणु, अणु, कार्बनिक और अकार्बनिक, ये आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। कोशिका, उत्तक, अंगतंत्र, उत्तक तंत्र, अंगतंत्र, जीव, ये आप किसके अंदर पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे बायो के अंदर।
समुदाय, पारितंत्र, पृथ्वी, आकाश गंगा और ब्रह्मांड, ये आप सब भूगोल के अंदर पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप अपने इन सभी भागों को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप सभी देखते हैं जीवन उत्पत्ति के बारे में हमने बताया। अब जीवन उत्पत्ति से ही संबंधित कुछ नोट पॉइंट हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, स्वपोषी, परपोषी। सबसे पहले हम देखते हैं सजीव, सजीव या लिविंग। यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे सजीव किसे कहते हैं? वे सभी जीव जो अपने, वे सभी जीव जो, वे सभी जीव जो कटो, वे सभी जीव जिनके शरीर की वृद्धि अंदर से होती है, सजीव कहलाते हैं। वे सभी जीव जिनके शरीर की वृद्धि कहां से होती है, अंदर से होती है, वे सजीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल, गाय, बकरी आदि। सजीव के बारे में वैसे बहुत सारी चीजें और भी हैं। वे सभी जीव जो अपने जैसे जीव पैदा कर सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। वे जीव भी सजीव कहलाते हैं या वे सभी जीव जिनमें आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए पाया जाता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे डीएनए का पूरा नाम और आरएनए का पूरा नाम। वे सभी जीव जिनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाएगा, डीएनए या आरएनए पाया जाता है, वे भी सजीव कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं निर्जीव। या इसका एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल हमने बताया दिया, गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भालू आदि कुछ भी डाल दिए। निर्जीव किसे कहते हैं? निर्जीव किसे कहते हैं? वे सभी जीव जिनकी वृद्धि बाहर से होती है, निर्जीव
या नॉन लिविंग कहलाते हैं। सजीव को लिविंग और निर्जीव को नॉन लिविंग सजीव नॉन लिविंग कहलाते हैं, या वे सभी पदार्थ या जीव जो बाहर से वृद्धि करते हैं, नॉन लिविंग या निर्जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल, नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, नदी, पहाड़, पर्वत आदि। बस यही था। वे सभी जीव जिनकी वृद्धि कहाँ से होती है, जिनकी वृद्धि बाहर से होती है, निर्जीव या नॉन लिविंग कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ या जीव जो बाहर से वृद्धि करते हैं, नॉन लिविंग या निर्जीव कहलाते हैं, जैसे नदी, पहाड़, पर्वत आदि। एक और चीज, जो निर्जीव पदार्थ होंगे उनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में न तो डीएनए होगा और न ही आरएनए होगा। इसके बाद हम अपने अगले 2 नोट पॉइंट और देखते हैं। हमारा अगला नोट पॉइंट है स्वपोषी। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं या अपने आप बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं जिनमें स्वतः या सेल्फ भोजन बनाने की क्षमता या पावर होती है। स्वपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सभी हरे पेड़ पौधे या ऑल ग्रीन प्लांट। देखो स्वपोषी क्या है? वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं या अपने आप बनाते हैं या बनाने की क्षमता रखते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जिनमें स्वतः या सेल्फ भोजन बनाने की क्षमता या पावर या शक्ति होती है, स्वपोषी कहलाते हैं। 2 डेफिनेशन आपको इसीलिए याद कर ले, जो अपना भोजन स्वयं बनाए या जो अपना भोजन स्वतः बनाए। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे या ऑल ग्रीन प्लांट, ये सभी जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन क्या बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। इसी में अपना अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है परपोषी। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं या जो जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं।
परपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल, कवक, कोमा, सभी जंतु। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते या जो जीव अपना भोजन बनाने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर करते हैं या निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। जैसे कवक, कवक सफेद रंग के होते हैं जिसको फुई, फंगस या फंजाई बोलते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये किस पर डिपेंड होंगे? कवक अपना भोजन बनाने के लिए एलगी पर या शैवाल पर या काई पर पूर्ण रूप से क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। और ऐसे ही सभी जंतु अपना भोजन बनाने के लिए किस पर निर्भर होते हैं? ये भी अपना भोजन बनाने के लिए किसी न किसी रूप में किस पर? स्वपोषी पर, अर्थात ग्रीन प्लांट या ऑल ग्रीन प्लांट पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। सभी बच्चों से आग्रह है कि हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल दें। हमारे द्वारा आप सभी के क्वेश्चन को क्या जवाब दिया जाएगा। और हमारे आज कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बच्चों को जवाब देने हैं। 1, आकाशगंगा किसे कहते हैं? 2, सजीव किसे कहते हैं? 3, निर्जीव किसे कहते हैं? जब आप एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं, हम आपके लिए क्वेश्चन आप कर दें, यहाँ पर लिखते हैं। और सभी बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन है। नंबर 1, सजीव किसे कहते हैं? डीएनए का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम, स्वपोषी तथा परपोषी में एक अंतर, परमाणु तथा अणु के उदाहरण। एक, आपको बताना है कोशिका की खोज किसने तथा कब की। सभी बच्चों को हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।